प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की ये हमारी पार्ट 5 वीडियो है, भाग 5। इसमें हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछा जा चुका है। तो हमने कहा सटेन और बोवेरी ने सन 1902 में यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मेंडल के कारकों जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा आपको याद रखना है कि जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? मेंडल कह रही हूँ, क्या नाम है, सटेन और बोवेरी ने। किसने दिया? सटेन और बोवेरी ने दिया। कब दिया? 1902 में दिया। इसके सिद्धांत के अनुसार मेंडल के कारक थे उसको उन्होंने जीन का नाम दिया। जो है जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। किसके रूप से? भौतिक रूप से स्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। यानी जो ये दोनों मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसका मैंने फिगर भी बनाया है। इस फिगर के आधार पर हम इसको आसानी से समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, इसमें जो है दो हैं जीन। ठीक है, इसमें हो गया रेप्लिकेशन, फिर हमने इसमें रेप्लिकेशन यानी डबल हो गया, फिर हमने इसे डिवीजन करवाया यानी विभाजन करवाया। तो क्या हो, दो में टूट गए, फिर इसका विभाजन करवाया, क्या हुआ, एक में टूट गए। तो इस तरह वाले विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम से? रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस। अब यह क्वेश्चन आपके नीट में भी, सीयूटी में और बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि ये बताइए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किन दो थ्योरी से मिलकर बनी है। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या कहा मैंने, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किन दो थ्योरी से मिलके बनी है। तो क्या बताओगे? आप बताओगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बिहेवियर, ये दोनों सी हैं हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बिहेवियर, ये दोनों को मिला के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बना है। ठीक है, क्लियर। फिर मैंने कहा जो T.H. मॉर्गन हैं, उन्होंने सन 1933 में इस सिद्धांत का समर्थन किया। कब किया? 1933 में इस सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, मतलब 1902 में सबसे पहले किसने दिया था? क्रोमोसोमल यानी वंशागति क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया है? सटेन और बोवेरी ने। अब ये बताइए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्धांत का सत्यापन। अब सत्यापन किसने किया है? ठीक है, यानी जो प्रयोग द्वारा सिद्धांत का सत्यापन किसने दिया है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया है? तो क्या बताओगे? यह सत्यापन T.H. मॉर्गन ने दिया है। वही इसमें लिखा है, प्रयोग द्वारा सिद्धांत का सत्यापन T.H. मॉर्गन ने दिया है। T.H. मॉर्गन का पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर प्रयोग द्वारा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का सत्यापन किया। जो T.H. मॉर्गन है, उन्होंने किसके ऊपर यह किया है? किसके ऊपर किया? फल मक्खी, जिसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ठीक है, अब यह है कि T.H. मॉर्गन ने फल मक्खियों को ही क्यों चुना। यानी ये भी क्वेश्चन आता है, जो T.H. मॉर्गन है उन्होंने फल मक्खियों को ही क्यों चुना? तो T.H. मॉर्गन ने फल मक्खियों को इसलिए चुना क्योंकि स्तनधारियों के समान गुणसूत्र पैटर्न थे। यानी जो मैमल्स हैं, स्तनधारी मतलब जो मैमल्स हैं, उनके क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा था? एक दूसरे से समान था। किसके समान? फल मक्खी के समान था। दूसरा पॉइंट क्या है? छोटी जीवन अवधि, यानी छोटी जीवन अवधि थी, तो उसमें प्रयोग करने में उनके जीवन में क्या हो रहा है वो पता भी हम जल्दी लगा लेंगे। जिस जीव की जीवन अवधि छोटी है तो कितनी जल्दी मुझे पता हो जाएगा कि उसके जीवन में क्या क्या होता है।
आसानी से, तीसरा क्या है, आसानी से देखे जाने योग्य विपरीत लक्षण क्या है, आसानी से देखे जाने योग्य विपरीत लक्षण। ठीक है, फिर यानी हम पता लगा पाएँ कि यानी इसका जो है विपरीत लक्षण क्या है, आसानी से मुझे देख पाएँ, नॉर्मल आइज। ठीक है, नॉर्मल आइज से हम उसे देख पाएँ। अगला क्या है, नर और मादा के बीच आसानी से अंतर, यानी हमको ये भी तो पता चले कि कौन से मक्खी नर है और कौन सी मादा है। तो जो फल मक्खी है वो बहुत बढ़िया है, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मक्खी नर है कौन सी मादा है। ठीक है, संतान का बड़ा उत्पादन, यानी संतान ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा प्रयोग कर पाएंगे, तो इसमें क्या है, संतान का बड़ा उत्पादन। अब लास्ट क्या है, प्रयोगशाला में आसानी से विकसित हो जाते हैं, यानी जो प्रयोगशाला है उसमें आसानी से विकसित हो जाते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने फल मक्खियों को क्यों चुना, क्या बताओगे? क्योंकि जो इनका गुणसूत्रीय पैटर्न है, जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो स्तनधारियों के समान है, इनकी जीवन अवधि छोटी है, आसानी से देखे जाने योग्य विपरीत लक्षण, नर और मादा के बीच आसानी से अंतर, संतान का बड़ा उत्पादन, प्रयोगशाला में आसानी से विकसित हो जाते हैं। क्लियर है? फिर मैंने इसमें क्रॉस भी करके दिखाया है, क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स। हमने पहले के क्लासेस में देखी हैं कि अगर हम संक्रमण कर रहे हैं दो जोड़ों पे, दो पेयर पे, तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो हमने यहाँ पास बॉडी कलर और आई कलर लिया है। क्या लिया है? उनकी बॉडी का रंग और आँखों का रंग। पेरेंट यानी ब्राउन बॉडी, रेड आई, येलो बॉडी, वाइट आई। जो ब्राउन बॉडी है और रेड आई है वह प्रभावी ज़्यादा है, डोमिनेंट है। ठीक है, यानी यह मेल है, और वहीं रेड बॉडी वाइट आई यानी ये रिसेसिव है, यानी अप्रभावी। क्या है? अप्रभावी। कैसा है? अप्रभावी। ठीक है, जब ये अप्रभावी है तो कैसी है? फीमेल है। जब हमने इसका F2 जनरेशन निकाला तो हमारा जो पेरेंटल टाइप है 98.7% निकला और नॉन पेरेंटल टाइप 1.3% निकला। हम जो है इसको, जो ये है हमारे, इसको मैच करते हैं मेंडल के हिसाब से। तो मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने किसमें किया है? राउंड येलो सीड, रिंकल ग्रीन सीड। जब मैंने इसके F2 जनरेशन निकाला तो यानी जो लक्षण प्रारूप रेशियो है, जो लक्षण प्रारूप का अनुपात है, फिनोटाइपिक रेशियो है, कितना है? 9:3:3:1। ठीक है, तो पेरेंटल टाइप क्या है? यानी 9 और 1 क्या है? पेरेंटल टाइप है, जो कि 10 आ रहा है। वही नॉन पेरेंटल टाइप यानी जो रिकॉम्बिनेशन हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन मतलब जो एक दूसरे से रिकम्बाइन करके नया बना है, तो उसमें क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। यानी नॉन पेरेंटल टाइप, यानी जो पेरेंट नहीं, जो मेन पेरेंट वो नहीं है। मेन पेरेंट कौन थे? राउंड येलो, देखिए राउंड येलो, और रिंकल ग्रीन, यानी रिंकल ग्रीन। अब जो बीच का है वो कैसे हैं? रिकॉम्बिनेशन से बने हैं, कि उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे नॉन पेरेंटल टाइप। तो कितने? 3 + 3 कितने हो गए? 6। अब देखो, अच्छा यानी हमने देखा कि जब हमने ब्राउन बॉडी, रेड आई, येलो बॉडी, वाइट आई लिया और फिर हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ मैच किया, तो इतना ज़्यादा यह मेल नहीं खाता है। इसलिए हम दूसरा प्रयोग करते हैं, किस पे? आई कलर और विंड शेप में। आई कलर और विंग शेप में, यानी आँखों का रंग और पंखों के आकार। तो आँखों का रंग हम लाल लेते हैं, रेड, और पंख कैसे लेंगे? नॉर्मल, यानी ये होगा डोमिनेंट। डोमिनेंट प्रभावी मतलब ये होगा मेल। और वहीं हम वाइट आई, मिनिएचर विंग, यानी सफ़ेद आँखें, छोटा सा पंख, यानी कह सकें मिनिएचर, यानी थोड़ा सा सुकर टाइप, छोटा ही आ जाएगा, तो कैसा होगा? अप्रभावी। ठीक है, कैसा होगा? अप्रभावी, यानी ये होगी फीमेल। क्या होगी? फीमेल, यानी ये मेल। रेड आई नॉर्मल विंग, वाइट आई मिनिएचर विंग। ठीक है, दोनों के बीच में हमने क्या करवाया? क्रॉस। दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो F2 जनरेशन में देखा जो पेरेंटल टाइप है वह 62.8% है, और जो नॉन पेरेंटल टाइप है वह 37.8% है। हमने पाया जब हमने आई कलर और विंग शेप लिया तो मेंडल के साथ ये मैच कर रहा है। क्या हो रहा है? मेंडल के साथ ये मैच खा रहा है। और वहीं जब हमने बॉडी कलर और आई कलर लिया तो यह मेंडल के साथ मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये प्रयोग जो किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने। किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लिंकेज। क्या क्या देखते हैं? लिंकेज, सहलंगता। ठीक है,
एक ऐसी घटना है जहां एक से ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक इकाई के रूप में एक साथ वंशागत होते हैं। क्या मैंने कहा? यह एक ऐसी घटना है जहां पर एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक इकाई के रूप में एक साथ वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में एक साथ पारित होते हैं। क्या कहा? कि माता पिता में संतानों में एक साथ पारित होते हैं, यानी एक ऐसी घटना है जहां एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक इकाई के रूप में एक साथ वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में एक साथ पारित होते हैं। ठीक है। यह जीन जिन्हें संलग्न जीन कहते हैं, ऐसे जीन जो सहलंगता दिखाते हैं, जो लिंकेज शो करते हैं, उन्हें हम सहलग्न जीन कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस, जैसा कि हम पहले यहाँ पढ़ के आए मियोसिस कैसे होता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सिंगल हैप्लॉइड आने की, 2n से nn आने की, ये कैसा है 2n से nn आने की जो प्रक्रिया है, इसे हम रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। यही विभाजन हमारे लिंकेज में होगा, तो इसमें वही दिया है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते। ठीक है। जब मियोसिस होती है तो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के निकट होने के कारण एक साथ रहते हैं, यानी एक दूसरे के, अब कोई पास में है तो उनके जीन कैसे होंगे? निकट होंगे। पास में हैं तो ये साथ रहेंगे। ठीक है। तो हमने क्या बताया इसमें? एक सहलंगता एक ऐसी घटना है जहां एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक इकाई के रूप में एक साथ वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में एक साथ पारित होते हैं। यह जीन जिन्हें सहलग्न जीन कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के निकट होने के कारण एक साथ रहते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण, इसके एग्जाम्पल क्या है? सफ़ेद आँखें वाले फल मक्खियों का लिंग सहलंगता। क्या है? सफ़ेद आँखों वाले फल मक्खियों का लिंग सहलंगता। अब सहलंगता भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण रूप से जो होती है, रूप से होती है। तो अब देखते हैं पूर्ण सहलंगता। क्या देखते हैं? पूर्ण सहलंगता पैतृक संयोजन 2 या 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होता है। और पूर्ण सहलंगता, इसमें सहलग्न जीन विनिमय के कारण अलग होते हैं और 50% से कम पुनर्संयोजन मिलते हैं, यानी जो पूरी तरह से लिंकेज शो कर दे। क्या मैंने कहा? जो पूरी तरीके से सहलंगता दिखाए उसे हम पूर्ण सहलंगता कहते हैं, और यानी कंप्लीट लिंकेज। अपूर्ण सहलंगता में यानी इनकम्प्लीट लिंकेज में जो कम जो है संयोजन करे। ठीक है। अब क्या है? जीन विनिमय। क्या है? जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जैविक प्रक्रिया है जहां समजातीय गुणसूत्रों के असमजात क्रोमैटिडों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है या करते हैं, जिससे एलील्स के नए संयोजन बनते हैं। ठीक है। यानी जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, सिंपल क्या है? क्रॉसिंग ओवर कब होगी? ये हमेशा आपको याद रखना है, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान होगी। यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, कैसी जैविक प्रक्रिया जहाँ पर समजातीय गुणसूत्र यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं के असमजात नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिक्स। ठीक है। क्या कहते हैं? असमजात क्रोमैटिडों के बीच अनुवांशिक सामग्री यानी क्रॉसिंग ओवर में सिंपल से आपको क्या रखना है कि यह अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान होता है। यह जैविक प्रक्रिया है, इसमें अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्या कहा? इसमें अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, जिससे एलील्स के नए संयोजन बनते हैं, जिसके एलील्स के नए संयोजन बनते हैं। यह प्रथम पूर्व अवस्था की, ये कब होती है? ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। क्या बताओगे? यह प्रथम पूर्व अवस्था की पैकिटीन उप अवस्था के में 4 सूत्रीय अवस्था
टेट्राड स्टेज में होता है। ठीक है। तो हमने आज के जो पार्ट 5 वीडियो है उसमें मैंने क्या देखा, हमने बताया था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसमें हमने कहा था सटन और बोवेरी ने सन 1902 में सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया। फिर हमने देखा था इसमें विभाजन कैसे होता है, तो हमने कहा मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, किन दो सिद्धांतों से मिलके बना है, क्या कहोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी बिहेवियर। फिर मैंने कहा जो टी.एच. मॉर्गन है उन्होंने 1993 में 1953 में, किसमें 1933 है, 1933 क्या है 1933 क्या है 1933 क्या है 1933 बार मैं गलत बोल रही थी, क्या है 1933 यानी 1933 में इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। और जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी यानी प्रयोग द्वारा सिद्धांत का सत्यापन टी.एच. मॉर्गन ने किया। टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम क्या, थॉमस एन मॉर्गन है। इन्होंने फल मक्खियों पर अपना प्रयोग किया। फल मक्खी का पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है। अब टी.एच. मॉर्गन ने फल मक्खी ही क्यों चुना, क्योंकि जो गुणसूत्रीय पैटर्न है वो स्तनधारियों के समान है, छोटी जीवन अवधि है, आसानी से देखे जाने योग्य विपरीत लक्षण है, नर और मादा के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं, संतान जो है संतान का उत्पादन बहुत बड़ा होता है, प्रयोगशाला में आसानी से ये विकसित हो जाता है। फिर हमने देखा क्रॉसेस करवाए थे, ठीक है, बॉडी कलर और आई कलर में। फिर मेंडल के साथ इसे कंपैरिजन करवाया जो कि नहीं बैठा सही। फिर मैंने मेंडल के साथ कंपैरिजन करवाया अगला क्रॉस आई कलर और विंग शेप में, जो कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा लिंकेज के टाइप पढ़े, एग्जाम्पल टाइप। फिर मैंने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में कुछ नहीं होता, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। क्रॉसिंग ओवर में अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जैविक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। बस इतना ही आपको ध्यान देना। कब होता है, प्रकृति की उप अवस्था में होता है, प्रथम पूर्व अवस्था में। इसमें 4 सूत्रीय अवस्था होती हैं। ठीक है। तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो वीडियो है पार्ट 5 वह ख़त्म होता है। इसके बाद जो है पार्ट 6 वीडियो आएगी आपको 19 तारीख को, 19 सितंबर, इसी यानी परसों। तो आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने बताया है प्लियोट्रॉपिक क्या है यानी बहुप्रभाविता क्या है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, बहुजीनी वंशागति क्या है। तो दोनों के बीच में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ तक 2022, 2023 और 2025 में भी इसके बारे में क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान से उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा। और आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।